हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रेड बॉय। और आज हम बात करने वाले हैं द बर्निंग सिटी हांगकांग में, क्योंकि अभी हाल ही में चीन की संसद ने हांगकांग सिक्योरिटी बिल को पारित कर दिया है, जिसकी वजह से हांगकांग में चीन की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे हैं। मैं आज आपको इस महफिल में हांगकांग चीन से कैसे अलग हुआ, उसकी क्या शर्त थी और क्या हांगकांग चीन की एक ट्रेड वॉर का परिणाम है, इन सभी बातों पर मैं बात करूंगा। दोस्तों, किसी भी विषय वस्तु को समझने से पहले हमें उस विषय का इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस विषय का इतिहास जान लेने से आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो हांगकांग के इतिहास की जड़ें शुरू होती है 18वीं सदी से, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में चाय के लिए एक गजब की दीवानगी थी। एक और ही स्टेटस था उस समय चाय का। और ब्रिटेन ज्यादातर चाय चीन के कैंटोन, जिसे अब ग्वांगझू बंदर के नाम से जाना जाता है, उस बंदर से आयात करता था, क्योंकि उस समय चीन ने विदेशी लोगों को व्यापार करने के लिए उसी कैंटोन बंदर का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। तो ब्रिटेन ने 18वीं सदी के अंत भाग तक चीन से हर साल 60 लाख पाउंड की चाय आयात करता था। लेकिन अब कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि ब्रिटेन को अब इस व्यापार में दिक्कतें आना शुरू हो गई थी, क्योंकि चीन की यह शर्त थी कि वो चाय के बदले में सिर्फ और सिर्फ चांदी ही लेगा, जबकि ब्रिटेन ने चीन को चांदी के बदले नक्शीदार बर्तन, वैज्ञानिक उपकरण और ऊनी कपड़े देने का तैयार था। पर चीन ने यह सब लेने से साफ साफ इनकार कर दिया था। और इसी अगले कुछ सालों में ब्रिटेन ने चीन से करीब करीब 270 लाख पाउंड की कीमत की बराबर चांदी का भुगतान किया था। मतलब कि 270 लाख पाउंड के कीमत के बराबर चाय ली थी। और ब्रिटेन चीन को बदले में सिर्फ 90 लाख पाउंड का सामान चीन को बेच पाया था, जिसकी वजह से चीन को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन को एक नया मार्ग खोजने की जरूरत पड़ गई, और यह नया मार्ग भारत के बंगाल से होकर गुजरता था। दरअसल चीन में अफीम कानूनी रूप से प्रतिबंधित था, लेकिन चीनी चिकित्सा पद्धति में अफीम का इस्तेमाल हजारों सालों से हो रहा था। 15वीं सदी के शुरुआती भाग में चीनी समाज के कुछ लोग तंबाकू के साथ अफीम मिलाकर उसका नशा करने लगे, और समय के साथ साथ चीनी समाज के एक बहुत बड़ा समुदाय इस नशे की लपेट में आ गया। और चीन में मिलने वाला यह अफीम भारत के बंगाल से उत्पादित होता था, क्योंकि बंगाल में उस समय ज्यादा मात्रा में अफीम की खेती होती थी। जब चीनी समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा अफीम के नशे की लपेट में आ गया, तब सन 1729 में चीनी सम्राट योंगजोंग ने अफीम की खरीदी, बिक्री और नशे के तौर पर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अब अफीम का नशा चीनी लोगों के खून में बह रहा था। सन 1836 आते आते भारत से हर साल अफीम की 30,000 पेटियां चीन पहुंचने लगी। तो आप समझ सकते हैं कि चीनी समाज अब अफीम का कितना दीवाना था। सन 1839 में चीनी सम्राट दाओ ग्वांग ने नशीले पदार्थ के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और पश्चिमी कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी करना शुरू कर दिया। और कैंटोन, जिसे अब ग्वांगझू के नाम से जाना जाता है, उसके 13 गोदामों में से करीब 20 लाख पाउंड का सामान जब्त किया, जिसमें 20,000 पेटियां अफीम की और 40,000 पेटियां ओपियम पाइप्स थे। और यह सारा सामान चीनी सरकार ने समुद्र में बहा दिया। इस घटना के बाद सन 1840 में ब्रिटेन ने अपने 18 युद्धपोत और 27 जहाज चीन के पर्ल रिवर डेल्टा की ओर रवाना कर दिए। सन 1839 से सन 1842 तक चीन और ब्रिटेन के बीच में पहला अफीम युद्ध हुआ, जिसमें चीन हार गया और ब्रिटेन जीत गया। तो जीत ब्रिटेन की हो गई, जिसकी वजह से चीन को ब्रिटेन के साथ नानजिंग की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार हांगकांग टापू ब्रिटेन को मिला और चीन को $21 लाख ब्रिटेन को देने पड़े। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है कि हांगकांग का जन्म चीन की ब्रिटेन के साथ हुई ट्रेड वॉर की वजह से हुआ। अब उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए चीन और ब्रिटेन दोनों इस संधि से ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि चीन को यह संधि अपमानजनक लग रही थी। दूसरी ओर ब्रिटेन को भी लग रहा था इस संधि से उन्हें कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। और उसी आग में
जो आग जल रही थी चीन और ब्रिटेन के बीच, उसमें घी डालने का काम किया चीनी सरकार के एक निर्णय ने। दरअसल चीनी सरकार ने सन 1856 में एक फ्रेंच रोमन कैथोलिक पादरी को मृत्युदंड का आदेश दिया। उसकी वजह से अब फ्रांस भी ब्रिटेन के साथ आ गया और सन 1856 से लेकर सन 1860 तक दूसरा अफीम युद्ध हुआ, जिसमें एक बार फिर चीन हार गया और फिर चीन ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ संधि करनी पड़ी, जिसे तियानजिन की संधि का नाम दिया गया। उस संधि की वजह से चीन में अफीम का व्यापार जो पहले गैरकानूनी था, अब वह कानूनी हो गया और साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस को भारी मात्रा में युद्धदंड देना पड़ा। दूसरे अफीम युद्ध के बाद सन 1890 में चीन ने हांगकांग 99 साल के लिए ब्रिटेन को लीज पर दे दिया और समय चक्र को आगे बढ़ाते हुए 19 दिसंबर 1984 में चीन और ब्रिटेन के बीच चीन ब्रिटेन संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार वन नेशन टू सिस्टम, एक देश दो प्रणाली के अनुसार हांगकांग विधिवत रूप से सन 1997 में चीन को सौंपा गया। एक देश दो प्रणाली वन नेशन टू सिस्टम के अनुसार हांगकांग रक्षा और विदेशी विभाग को छोड़कर सभी बाबतों में स्वतंत्र है, ऑटोनोमस है। मतलब कि हांगकांग के पास एक अपना खुद का बंधारण भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जिसे बेसिक लॉ कहा जाता है। हांगकांग के पास अपनी खुद की कानून व्यवस्था है, उनकी अलग विनिमय व्यवस्था है, उनका पासपोर्ट भी अलग है, उनके सड़क और प्रवास के नियम भी अलग है, उनकी शिक्षा प्रणाली भी अलग है। बस सिर्फ और सिर्फ रक्षा समिति और विदेशी मामलों में वो चीन पर निर्भर है। जब चीन ब्रिटेन संयुक्त घोषणा पत्र में चीन ने ब्रिटेन को यह वचन दिया था कि वह सन 1997 से लेकर अगले 50 सालों तक, मतलब सन 2047 तक हांगकांग की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन चीन ने सन 2003 में ही चीन ने हांगकांग के प्रशासन में दखल देना शुरू कर दिया था। उसके बाद अगस्त 2014 में चीन ने एक महत्वपूर्ण कानून पास किया, लेकिन उसके खिलाफ अम्ब्रेला प्रदर्शन होना शुरू हो गए, जिसे अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अम्ब्रेला मूवमेंट की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि चीन ने एक ऐसा कानून पास किया था जिसके अनुसार हांगकांग की चुनावी प्रक्रिया में वो उम्मीदवार ही भाग ले सकेंगे जिनको चीन की सरकार से अनुमोदन या मंजूरी मिली हो। मतलब कि चीन की सरकार की अनुमति के बिना आप चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। इस कानून के खिलाफ 26 सितंबर 2040 के दिन अम्ब्रेला मूवमेंट की शुरुआत हुई और 15 दिसंबर 2014 को अम्ब्रेला मूवमेंट खत्म हुआ। मतलब कि 79 डेज तक यह आंदोलन चला। इस मूवमेंट को अम्ब्रेला मूवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हांगकांग की पुलिस आंदोलनकारियों, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर रही थी। उस पेपर स्प्रे से बचने के लिए हांगकांग के लोगों ने अम्ब्रेला का सहारा लिया, इसलिए इस मूवमेंट को अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। फिर चीन ने 28 मई 2020 को हांगकांग सिक्योरिटी बिल को नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने चीन की संसद में पारित कर दिया है। इस बिल के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति जो हांगकांग में अभियुक्त या आरोपी होगा, वह व्यक्ति का मुकदमा चीन की कोर्ट या न्यायालय में होगा, ना कि हांगकांग की। अगर कोई भी व्यक्ति जो आरोपी नहीं भी है और उन पर मुकदमा चला, तो वो मुकदमा चीन की कोर्ट में होगा, ना कि हांगकांग की कोर्ट में। और उस व्यक्ति का भविष्य अंधकारमय होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हांगकांग सिक्योरिटी बिल के खिलाफ यह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दरअसल चीन ने हांगकांग सिक्योरिटी बिल को हांगकांग के संविधान, जिसे बेसिक लॉ के नाम से जाना जाता है, उसके आर्टिकल 80 के एनेक्स 2 में जोड़ दिया है, जो कि रक्षा और विदेशी समिति से जुड़े हैं। इसलिए हांगकांग की सरकार भी अब कुछ नहीं कर सकती। दरअसल चीन ने यह बिल को पारित करने के लिए जो समय चुना है वो बहुत खास है, क्योंकि अभी फिलहाल पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। हांगकांग में भी लोग कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर सकते और चीन चुपचाप इस बिल को पास कर देगा और कोई भी देश इस पर अपनी टिप्पणी ना दे। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ,
अगर इस वीडियो में कोई भी उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो में कोई भी बात गलत लगे तो आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अस्तु।